नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। मार्च 2022 करंट अफेयर की सीरीज में ये हमारी अंतिम क्लास है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम मार्च 2022 में चर्चा में रहे प्रमुख पुरस्कार या सम्मान उन्हें पढ़ेंगे और फिर जो भी बची हुई चीज़ें हैं उनके उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात मिस वर्ल्ड 2021 के बारे में है। तो मिस वर्ल्ड 2021 हैं कैरोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना है। अब मिस वर्ल्ड 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन स्थल था प्यूर्तो रिको के सैन जुआन में, और प्यूर्तो रिको उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में एक कैरेबियाई देश है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और 16 मार्च 2022 को विश्व सुंदरी या मिस वर्ल्ड 2021 का फाइनल दौर संपन्न हुआ और उसमें कैरोलिना जो पोलैंड की हैं वो विजेता रही। अब भारत की स्थिति क्या रही? तो प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मानसा वाराणसी ने किया और वो अंतिम 13 में अपना स्थान बना सकी। तो ये ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना हैं, ये पोलैंड की हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है कि अभी तक किन किन भारतीयों ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो 1966 में हमें पता है कि पहली मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया है, यानी विश्व सुंदरी बनने वाली पहली भारतीय कौन है? रीता फारिया। उसके बाद भी अन्य हैं, जैसे ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, प्रियंका चोपड़ा 2000 में और मानसी छिल्लर 2017 में इन्होंने ये खिताब जीता है। अभी महत्वपूर्ण बात जो जानना है कि इस बार की मिस वर्ल्ड कौन है? कैरोलिना, जो कि पोलैंड से हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात ऑस्कर अवार्ड 2022 के बारे में है। इन्हें 94th एकेडमी अवार्ड्स कहा जा रहा है, जिनका वितरण लॉस एंजल्स अमेरिका में 27 मार्च 2022 को किया गया। अब अगर हम ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानें तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में की गई थी। यह विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस अमेरिका के द्वारा यह दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नेम क्या है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, इसीलिए इसको 94th एकेडमी अवार्ड्स कहा जा रहा है। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें जान लेना है जो हमारी एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? तो ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है कोडा फिल्म को, ये ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? विल स्मिथ, और इन्हें किंग रिचर्ड फिल्म में अभिनय के लिए यह पुरस्कार मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? जेसिका चेस्टन, और इन्होंने द आइज ऑफ टैमी फे में अभिनय किया है और इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार महिला निर्देशक जेन कैंपियन को मिला है। इन्होंने द पावर ऑफ द डॉग का निर्देशन किया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड जापानी फिल्म ड्राइव माई कार को मिला और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म रही इनकांटो। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें, ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ऑस्कर में किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। एक प्रश्न ऑस्कर अवार्ड्स में भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर भी पूछे जाते हैं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें जानना है कि भारत कि कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई और किस लेवल तक पहुंच पाई, ठीक है। तो भारत की कुंजंगल फिल्म है, ये तमिल फिल्म है, ये नॉमिनेट की गई थी ऑस्कर के लिए, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी की प्रतिस्पर्धा में पहले दौर में चयनित 15 फिल्मों में भी स्थान नहीं बना सकी। इसमें महत्वपूर्ण बात ये जानना है कि भारत की तरफ से कुंजंगल, जो कि एक तमिल फिल्म है, उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। दूसरी बात है इसमें कि राइटिंग विथ फायर, ये भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म की श्रेणी में नामांकित होने में ये सफल तो रही, लेकिन अंत में ये पुरस्कार नहीं जीत सकी। तो ये बातें ध्यान रखना है कि राइटिंग विथ फायर ये भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कुंजंगल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली फिल्म थी। तो ये बातें ध्यान रखना है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है जो है ट्राई कोत्सुर के बारे में। ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मूक बधिर पुरुष अभिनेता है और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखना है ये बातें ऑस्कर पुरस्कार के बारे में, महत्वपूर्ण बातें ये सब जो भी हैं हमने चर्चा कर ली हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं अगली बात।
अगली बात 75वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2022 के बारे में है। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड 2022। इसमें कुछ बेसिक बातें अगर जाने तो ब्रिटिश टेलीविजन में उत्कृष्ट कार्य हेतु बाफ्टा पुरस्कार 1955 से प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि ये ब्रिटिश टेलीविजन में उत्कृष्ट कार्यों से संबंधित है। अब इनका वितरण कौन करता है? इनका वितरण, एक बात ये ध्यान रखना कि ऑस्कर पुरस्कारों से कुछ दिन पूर्व ही इनका वितरण किया गया है। कहाँ? लंदन में 13 मार्च 2022 को। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। जैसा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है जोआना स्कैनलॉन को, और इन्होंने आफ्टर लव में अभिनय किया है। आफ्टर लव फिल्म का नाम है। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग में निर्देशन के लिए। ठीक है। एक और कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म, यानी इसको बोलेंगे बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और ये जापानी फिल्म ड्राइव माई कार को मिला है। एक और कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, ये बेलफास्ट फिल्म को मिला है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो चलते हैं आगे। और एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण बात है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार के बारे में कि ब्रिटिश सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और बाफ्टा की फेलोशिप, जो कि बाफ्टा का सर्वोच्च सम्मान है, इस वर्ष किसी को भी नहीं दिया गया है। यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट और जो बाफ्टा की फेलोशिप है इस बार नहीं दी गई है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और एबल प्राइज़ 2022 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एबल प्राइज़ 2022 ये गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है, और वर्ष 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? डेनिस पार्नेल सुलीवान को मिला है। ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पूछा जाएगा कि एबल प्राइज़ किसे मिला है, तो डेनिस पार्नेल सुलीवान, ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। अब अगर हम ये जानें कि एबल प्राइज़ किसके द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार राशि कितनी है? 75 लाख क्रोनर। क्रोनर क्या है? नॉर्वे की मुद्रा है ये। तो ये ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। एबल प्राइज़ मिला है डेनिस पार्नेल सुलीवान को। चलते हैं आगे और भी देखते हैं बातें। अगली बात प्रिजकर पुरस्कार या प्रिजकर प्राइज़ 2022 के बारे में है। ये मिला है डी फ्रांसिस केरे, जो कि बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं और पहले अफ्रीकी हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो बात ये आती है कि प्रिजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और निर्माण उद्योग में इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का नोबेल कहते हैं, वैसे जो ये प्रिजकर पुरस्कार है या प्रिजकर प्राइज है, ये निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार के समतुल्य कहे जाते हैं। और वर्ष 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? डी फ्रांसिस केरे। जैसा कि हमने बात की कि ये अफ्रीकी महाद्वीप के देश बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है कि ये प्रिजकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो 1979 से इसकी स्थापना मानी जाती है। और शिकागो का एक प्रिजकर परिवार था, उसने स्थापित किया, इसीलिए इसको प्रिजकर पुरस्कार कहा जाता है। और हयात फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत के संबंध में एक बात महत्वपूर्ण है प्रिजकर पुरस्कारों के संबंध में कि वर्ष 2018 में यह पुरस्कार भारतीय वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी, इनको दिया गया था, और ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले व एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि प्रिजकर पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है। और आर्किटेक्ट आप कहिए, वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। क्या किसी भारतीय को मिला है, तो बालकृष्ण दोषी हैं, जिन्हें वर्ष 2018 का प्रिजकर पुरस्कार दिया गया था। इस बार किसे दिया गया है, वो कौन है? डी फ्रांसिस केरे। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार की बात है, जो कि 31वें हैं, और इसके विजेता हैं प्रोफेसर नारायण प्रधान। अब जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार के बारे में अगर देखेंगे तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और 50 से कम आयु वर्ष के वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 50 लाख रुपए। तो महत्वपूर्ण बात यही है इसमें कि 31वां जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार
प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला। और अगर कुछ इसमें बेसिक बातें जाने तो ये 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। 50 लाख इसमें पुरस्कार राशि है और प्रदानकर्ता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात नारी शक्ति पुरस्कार जो कि 2020 और 21 के लिए प्रदान किए गए हैं उनके बारे में है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि कोविड के कारण 2020 के पुरस्कार नहीं वितरित किए जा सके थे, इस कारण से 2020 और 21 के एक साथ वितरित किए जा रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो नारी शक्ति पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली महिलाओं को और संस्थाओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देता है पुरस्कार। कब देता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर, और राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1999 से प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं और पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें ये पैराग्राफ में लिखी गई हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? पूछा जाएगा कि नारी शक्ति पुरस्कार क्या संस्थाओं को दिया जा सकता है? बिल्कुल, महिला व संस्थाओं को दिया जा सकता है जिन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। फिर कब दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, तो तब दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय संबंधित है इससे? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए। ठीक है, पहली बार 1999 से दिए गए थे। अब इस वर्ष 2020 और 21 को अगर मिला दें तो लगभग 29 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है कि मध्य प्रदेश की जोधैया बाई बैगा जो कि जनजातीय चित्रकार हैं, उन्हें वर्ष 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, वर्ष शायद 2020 के प्रीलिम में जोधैया बाई बैगा से संबंधित पूछा गया था कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इस बार भी ये चर्चा में रही हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जोधैया बाई बैगा को मिला है नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए, ये जनजातीय चित्रकार है। तो ये बातें ध्यान रखनी है नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में। चलते हैं आगे और अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो मार्च 2022 करंट अफेयर की सीरीज में बचे हुए हैं। इसमें सबसे पहली बात विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के बारे में है जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, ये ध्यान रखना है। ये चिनाब नदी के जल सतह से इसका ऊंचाई का स्तर है 359 मीटर, और इसे चिनाब रेलवे ब्रिज भी कहा जा रहा है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना हुआ है। तो मैं ध्यान रखना कि अगर पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। ठीक है, चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात पुतुल उत्सव के बारे में है। तो पुतुल उत्सव कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया, ये बातें पूछी जा सकती है। तो भारत के 5 बड़े शहरों में जो कि दिल्ली है, वाराणसी है, हैदराबाद है, अंगुल है और अगरतला है, यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी द्वारा विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को पुतुल उत्सव मनाया गया। पुतुल उत्सव का मतलब यही है कि ये कठपुतली से संबंधित है। ठीक है, तो विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, और उसी दिन ही पुतुल उत्सव इन 5 शहरों में संगीत नाटक अकादमी द्वारा मनाया गया। तो पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे और एक बात देखते हैं, ये इस बार के प्रीलिम में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2023 मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया। तो पूछा गया था ये प्रश्न, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब यहाँ पर होता है बाजरा, तो बाजरा मोटा अनाज है। तो ध्यान रखना है कि मोटा अनाज आए या बाजरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आए या अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष आए, तो वो सभी में यही माना जाएगा। तो वर्ष 2023 मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसे भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 70 से अधिक देशों द्वारा ये समर्थित था और महासभा में ध्वनि मत से ही ये पारित हो गया और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे घोषित किया गया। महत्वपूर्ण बात यही थी इसमें कि वर्ष 2023 जो है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। आगे चलते हैं और अगली बात देखते हैं। अगली बात केरल राज्य के संबंध में है। केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल कृषि, जिसे कार्बन तटस्थ कृषि, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग कहा जा रहा है, अब ये कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने का निर्णय लिया है केरल राज्य ने। तो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने का निर्णय लिया है, तो उसका उत्तर होगा केरल। अब क्या फ़ायदा होगा अगर कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग होगी, तो हम सब जानते हैं कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा
और मिट्टी में कार्बन का संग्रहण ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से कार्बन न्यूट्रल की बात कही जा रही है। तो बात तो महत्वपूर्ण इसमें यही है कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात तुर्कमेनिस्तान के बारे में है कि तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का ऐसा पहला देश है जिसने तालिबान सरकार, जो कि अफगानिस्तान में है, अब तालिबान सरकार के राजदूत को अपने यहाँ इन्होंने मार्च 2022 में स्वीकृति दे दी है और ये मध्य एशिया का पहला देश है। कौन? तुर्कमेनिस्तान। तो ध्यान रखना ये फैक्ट। अगली बात है एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स के बारे में, जो कि नेटो मिलिट्री एक्सरसाइज भी इसे कहा जाता है और इसका आयोजन नॉर्वे में किया गया है और इसमें यूरोप व उत्तरी अमेरिका के 27 देशों ने इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो पूछा जा सकता है एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स के बारे में कि इसका आयोजन कब हुआ, तो मार्च अप्रैल 2022 में हुआ, ठीक है। आयोजन स्थल क्या था? नॉर्वे। और इसके बारे में पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स क्या है, तो ये नेटो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये बातें। अगली बात है हासोंग 17 के बारे में। ये उत्तर कोरिया की ICBM है, यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। विशेषज्ञ इसे मास्टर मिसाइल भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया की अब तक की ये सबसे बड़ी ICBM है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5500 से 16,000 किलोमीटर के क्षेत्र में एक से अधिक परमाणु हथियार ले जाने की इसकी मारक क्षमता है। तो ध्यान रखना है, अगर हासोंग 17 के बारे में पूछा जाएगा तो ये उत्तर कोरिया की ICBM है। चलते हैं आगे। एक अगली बात यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास के बारे में है कि यूक्रेन में रूसी आक्रमण की परिस्थितियों के अंतर्गत भारत ने अपने यूक्रेन स्थित दूतावास को वारसा पोलैंड में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया। कब? मार्च 2022 में। तो ये ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि मार्च 2022 में भारत ने यूक्रेन में स्थित अपने दूतावास को किस अन्य देश में स्थानांतरित कर दिया, तो उसका उत्तर होगा पोलैंड, और पोलैंड के किस शहर में? वारसा। चलते हैं आगे, एक और जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में है। यह सोलर एविएशन ईंधन का प्रयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन होगी। वर्ष 2023 से यह इसका संचालन प्रारंभ करेगी। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ऐसी बातें हो रही हैं कि सोलर एविएशन फ्यूल भी यूज में लाया जा रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे और लास्ट देख लेते हैं इसमें। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM, इसकी स्थापना भारत के गुजरात के जामनगर में होगी और इसके लिए जो समझौता हुआ है WHO और भारत के बीच हुआ है, ठीक है। तो WHO एवं भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में एक समझौता किया गया है जिसके द्वारा गुजरात के जामनगर में GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी। तो पूछा जा सकता है कि GCTM कहाँ बनाया जा रहा है, तो इससे संबंधित बातें पूछी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने मार्च 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा पुरस्कार, मिस वर्ल्ड, ये सब पढ़ा और अन्य बातें पढ़ी जो अभी छूट गई थी। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। जब हम आगे मिलेंगे तो फिर और बातें करेंगे। धन्यवाद।